क्या आपको पता है आपके शरीर में एक ऐसा कोड छिपा है जो आपको 7,000 साल पहले के महान ऋषियों से सीधे जोड़ता है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये कोड आपके नाम में नहीं, आपके डीएनए में नहीं, बल्कि आपके गोत्र में छिपा है। जी हाँ साथियों, वही गोत्र जिससे सुनते ही शादी की बातचीत अचानक रुक जाती है, जिसके नाम पर प्यार करने वाले जोड़े अलग हो जाते हैं और जिसे आज की पीढ़ी पुरानी सोच कहकर खारिज कर देती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस पुरानी सोच के पीछे इतनी गहरी वैज्ञानिक सच्चाई छिपी है जिसे आज की मॉडर्न जेनेटिक्स यानी आधुनिक चिकित्सा पद्धति भी सलाम करती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नमस्ते टू लाइफ पर। मैं हूं विद्याधर गर्ग शुक्ल और आज का विषय बेहद खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं गोत्र की, लेकिन उस तरीके से जिस तरीके से आपने पहले कभी भी गोत्र के विषय में नहीं सुना होगा। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि गोत्र क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों हमारे ऋषियों ने सगोत्र विवाह को वर्जित किया, क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है, और सबसे महत्वपूर्ण 21वीं सदी में इसकी क्या प्रासंगिकता है। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं एक कहानी से। साथियों, मिलिए राहुल और प्रिया से। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर में काम करता है। प्रिया एक डॉक्टर दिल्ली में अपनी प्रैक्टिस करती है। दोनों की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की शादी में होती है। धीरे धीरे ये जान पहचान, दोस्ती, प्यार में बदल जाती है और दोनों परिवार भी खुश थे कि कुंडली मिल गई, नौकरी पक्की थी, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन तभी एक सवाल आया, लड़के लड़की का गोत्र क्या है? और जवाब था, दोनों का गोत्र भारद्वाज है। बस खुशियों भरे माहौल में सन्नाटा पसर गया। दोनों परिवारों ने विवाह से साफ इंकार कर दिया। यह शादी नहीं हो सकती, एक ही गोत्र के लड़का लड़की तो भाई बहन जैसे होते हैं। राहुल और प्रिया हैरान थे। उनका सवाल बिल्कुल सीधा था, जब हम कभी मिले ही नहीं, हमारे परिवार एक दूसरे को जानते तक नहीं, हमारे गांव अलग हैं, हमारे राज्य अलग हैं, हम अलग अलग राज्यों में रहते हैं, फिर हम भाई बहन कैसे हो गए? और शायद आपके मन में भी यही सवाल उठ रहा होगा, है ना? तो साथियों, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें एक टाइम मशीन में बैठकर हजारों साल पीछे वैदिक काल में जाना होगा। तो आइए, चलिए चलते हैं। साथियों, कल्पना कीजिए एक ऐसे युग की जब न शहर थे, न आधार कार्ड था, न सरनेम था, न जाति थी। उस समय आपकी पहचान थी आपका गोत्र। गोत्र शब्द संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। गो का मतलब गाय भी होता है और गो का मतलब इंद्रियां या चेतना भी होता है, और त्र का मतलब होता है रक्षा करने वाला। तो गोत्र का मतलब हुआ, गोत्र का शाब्दिक अर्थ हुआ चेतना की रक्षा करने वाला वंश। लेकिन इसका गहरा अर्थ और भी है। गोत्र शब्द आता है संस्कृत से। गो मतलब गाय हुई और त्र मतलब आश्रय या शेल्टर। पर रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि ये गायों का आश्रय है। गोत्र गायों का आश्रय है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जब अपना आश्रम बनाते थे तो वहाँ गायें होती थी, यज्ञशाला होती थी, शिष्य होते थे। वो पूरा परिवार, पूरी व्यवस्था, उसे गोत्र कहा जाता था। और धीरे धीरे ये शब्द लाइनियज यानी वंश के लिए, वंश परंपरा के लिए यूज होने लगा। यह वंश परंपरा जो आध्यात्मिक ज्ञान, संस्कार और शुद्ध जीवन मूल्यों की रक्षा करती है, गोत्र कही जाती है। वह वंश परंपरा जो आध्यात्मिक ज्ञान, संस्कार और शुद्ध जीवन मूल्यों की रक्षा करती है, वही गोत्र कही जाती है। तो साथियों, हमारी वैदिक संस्कृति में सप्तर्षि यानी 7 महान ऋषियों को सृष्टि के आधार स्तंभ माना गया है। ये सप्तऋषि थे वशिष्ठ, विश्वामित्र, कण्व,
भारद्वाज, अत्रि, जमदग्नि और गौतम, और बाद में अगस्त्य, कश्यप, वत्स, शांडिल, गर्ग जैसे अन्य महान ऋषियों के वंश भी प्रमुख गोत्रों में शामिल हो गए। गोपथ ब्राह्मण में कहा गया है, गोत्राणि ऋषिणाम नाम धेयानि तेषाम अपत्यानि गोत्राणि, अर्थात गोत्र ऋषियों के नाम है और उनकी संतानें उसी गोत्र की कहलाती हैं। मतलब साफ है, जब आप कहते हैं कि मेरा गोत्र भारद्वाज है तो आप ये कह रहे हैं कि मैं उस पवित्र वंश परंपरा का हिस्सा हूं जिसकी आध्यात्मिक जड़ें महान ऋषि भारद्वाज से जुड़ी हैं। साथियों, ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये आपका स्पिरिचुअल डीएनए है। जिस तरह आप अपने दादा परदादा का नाम जानते हैं, उसी तरह गोत्र आपके हजारों साल पहले के दादा परदादा या आपके आध्यात्मिक पूर्वजों से आपको जोड़ता है। साथियों, अगर आप सप्तऋषियों के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं कि वे कौन थे, जिनके नाम से ये गोत्र परंपरा चालू हुई है, जिन गोत्रों में जिन ऋषियों का नाम लेते हैं, उनका क्या योगदान था, क्या वे दुनिया के पहले वैज्ञानिक थे, तो हमारे चैनल पर एक पूरा वीडियो सप्तऋषियों के लिए बना है और वो वीडियो हमारे चैनल में मौजूद है। और उस वीडियो का टाइटल है सप्तऋषि कौन थे, क्या वे दुनिया के पहले वैज्ञानिक थे। वो वीडियो जरूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो के अंत में भी मैं उसे लगा दूंगा। तो साथियों, अब सवाल ये है, इस स्पिरिचुअल फैमिली ट्री यानी आध्यात्मिक वंश वृक्ष का शादी से क्या लेना देना, और ये भाई बहन वाली बात आई कहाँ से। हमारे धर्मशास्त्रों में साफ साफ लिखा है, जैसे कि मनुस्मृति में कहा गया है, आसा पिंडा चाया मातु आशा गोत्रा चाया पितु सा प्रशस्ता द्विजातीना द्वार कर्मणि मैथुने, अर्थात विवाह के लिए वह कन्या उत्तम है जो माता की ओर से सपिंड मतलब 6 पीढ़ियों तक संबंधी न हो और पिता की ओर से सगोत्र न हो। बृहदारण्यक उपनिषद में भी कहा गया है, सगोत्रा भगनीवत, अर्थात एक ही गोत्र की लड़की बहन के समान है। अर्थात किसी लड़की का गोत्र अगर भारद्वाज है और लड़के का गोत्र भी भारद्वाज है तो वो भाई बहन के समान है। उस समय का तर्क बेहद सरल था, एक ही ऋषि के वंशज चाहे कितने भी दूर क्यों ना हो, चाहे एक ही आध्यात्मिक पिता की संतानें हैं, इसलिए वे भाई बहन हैं। लेकिन साथियों, यह सिर्फ एक धार्मिक मान्यता नहीं थी। साथियों, अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। हमारे ऋषि मुनि शायद डीएनए, क्रोमोजोम्स, जीन्स जैसे शब्द नहीं जानते थे, क्योंकि उनकी जो शब्दावली थी आज की शब्दावली से अलग थी। लेकिन उन्हें जीवन के वैज्ञानिक सिद्धांतों का अद्भुत ज्ञान था और उन्होंने हजारों साल पहले वो काम कर दिखाया जिसे आज की मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवंशिकी अभी समझने में लगी हुई है। साथियों, हर इंसान के जीन्स में कुछ अच्छे और कुछ कमजोर रिसेसिव जीन्स होते हैं। ये अच्छे जीन्स जो डोमिनेंट जीन्स कहलाते हैं वो ज़्यादा सक्रिय होते हैं और कमजोर जीन्स जो रिसेसिव जीन्स होते हैं वो दब्बू होते हैं और दबे हुए रहते हैं। जब अलग अलग गोत्र के लोग शादी करते हैं तो जो संतानें होती हैं वो स्वस्थ होती हैं, लेकिन जब एक ही गोत्र के लोग शादी करते हैं तो बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि दोनों में वही कमजोर जीन्स चले जाएं जो रिसेसिव जीन्स कहलाते हैं। जब ये दो कमजोर जीन्स मिलते हैं तो अगली पीढ़ी में गंभीर बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। सगोत्रियों में विवाह करने से कुछ आने वाली पीढ़ियों में कुछ घातक बीमारियों की संभावना बन जाती है, जैसे कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सगोत्रियों विवाह करने से उनकी संभावना बढ़ जाती है, जैसे कि थैलेसीमिया जो कि खून की कमी की गंभीर बीमारी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस जो फेफड़ों की गंभीर बीमारी है, सिकल सेल एनीमिया जो खून में ऑक्सीजन की कमी वाली बीमारी है, हीमोफीलिया जो खून का थक्का न बनने देने वाली बीमारी है, और मानसिक विकलांगता। इसी तरह कुछ और जन्मजात विकार हैं जो सगोत्र विवाह करने से हो सकते हैं। कॉन्सेंजुनियस जो मैरिज होती है, जो रिश्तेदारों में क्लोज रिश्तेदारों की जो शादी होती है, उसमें जन्मजात विकारों का खतरा सामान्य विवाह से 2 से 3 गुना ज़्यादा होता है। जर्नल ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग की एक स्टडी कहती है, सेम लाइनियज मैरिजेज इंक्रीज द रिस्क ऑफ रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर बाई 25 to 30%। तो साथियों, वैज्ञानिकों के अनुसार किसी भी प्रजाति को लंबे समय तक स्वस्थ और मजबूत बने रहने के लिए जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी आनुवंशिक विविधता बहुत जरूरी है। अगर एक ही परिवार के लोग बार बार आपस में शादी करते रहे तो धीरे धीरे उनके जीन पूल में विविधता खत्म हो जाती है।
यही कारण है कि यूरोप के राज परिवारों में जहां सदियों तक सिर्फ राजा राजा के घरों में ही आपस में शादियां होती थी, बच्चों में मानसिक और शारीरिक विकारों की दर बहुत ज़्यादा थी। उदाहरण के लिए स्पेन के एक राजा थे चार्ल्स द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1661 से 1700 के बीच था। उनका उदाहरण दिया जाता है। उनके परिवार में सदियों से इनब्रीडिंग मतलब करीबी रिश्तेदारों में शादी हो रही थी। चार्ल्स द्वितीय शारीरिक और मानसिक रूप से अपंग पैदा हुए। इसी वजह से उनकी कोई संतान नहीं हुई और उनके साथ ही उनका वंश खत्म हो गया। तो साथियों, हजारों साल पहले बिना किसी लैब, बिना किसी माइक्रोस्कोप के हमारे ऋषियों ने ये समझ लिया था और उन्होंने गोत्र व्यवस्था के जरिए समाज को एक ऑटोमेटिक जेनेटिक मैनेजमेंट सिस्टम दे दिया था, जो स्वयं काम करता था। ये ऐसा जेनेटिक आनुवंशिकी का ऐसा प्रबंधन था जो स्वयं अपने आप काम करता था। तो साथियों, अब आता है सबसे माइंड ब्लोइंग तथ्य, माइंड ब्लोइंग फैक्ट। आधुनिक विज्ञान कहता है कि वाई क्रोमोसोम जो सिर्फ पिता से बेटे में जाता है, हजारों हजार साल तक लगभग बिना किसी बदलाव के एक ही वंश में चलता रहता है। मतलब कई हजार साल तक वाई क्रोमोसोम में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं होते, जो पिता से बेटे में जाता है। हर पिता से बेटे में ऐसे करके पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रेवल करता है। और मजे बात क्या है, हिंदू धर्म में गोत्र परंपरा भी पितृवंशी है, पिट्रीलाइनियल है, यानी ये पिता के वंश से ही आगे बढ़ती है। तो क्या ये सिर्फ एक संयोग है? नहीं साथियों, ये हमारे पूर्वजों की गहरी वैज्ञानिक समझ का सबूत है। साथियों, गोत्र एक बायोलॉजिकल सिस्टम नहीं था, ये एक सोशल इंजीनियरिंग भी था। सोचिए, अगर आपको अपने गांव, अपने कुल से बाहर शादी करनी पड़ती है, करते हैं, जब आप अपने कुल से बाहर शादी करते हैं तो आप नए लोगों से मिलते हैं, नए रिश्ते बनते हैं, अलग अलग परिवारों से संबंध मजबूत होते हैं, सामाजिक एकता बढ़ती है, आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आप दूर दूर की जगहों के बारे में जानने लगते हैं। इसीलिए ये नियम समाज को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए बनाया गया था। सगोत्र में शादी नहीं करने के पीछे वैज्ञानिक कारणों के साथ साथ ये सामाजिक कारण भी था। इससे जेनेटिक मजबूती बढ़ी, सामाजिक विविधता बढ़ी और पूरे भारतवर्ष में एक सांस्कृतिक एकता का भी निर्माण हुआ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि क्या आज की वैज्ञानिक दुनिया में या 21वीं सदी में भी गोत्र प्रासंगिक है, रिलेवेंट है? तो इसका वैज्ञानिक आधार है। जैसा कि मैंने बताया, जेनेटिक स्टडीज जो है गोत्र व्यवस्था के पीछे की वैज्ञानिकता को प्रमाणित करती है। आनुवंशिक बीमारियों से बचाव होता है अगर आप गोत्र के बाहर शादी करते हैं। आज भी कॉन्सेंजेनियस मैरिजेज में जन्मजात विकारों का खतरा ज़्यादा है और इससे हमारी जड़ों से भी जोड़ता है। तो साथियों, अगली बार जब कोई आपसे आपका गोत्र पूछे तो इसे सिर्फ एक पुरानी रस्म या शादी में अड़चन डालने वाला कोई नियम मत समझिएगा। सिर्फ ये अड़चन देने वाला नियम नहीं है, क्योंकि गोत्र एक विज्ञान है जो आपकी आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ रखने का एक ब्लूप्रिंट है, एक नियम है, एक सिद्धांत है। गोत्र एक पहचान है जो आपको याद दिलाती है कि आप एक महान ज्ञान परंपरा का हिस्सा हैं। आप उन महान ऋषियों की संतानें हैं जो इस दुनिया के महान वैज्ञानिक थे, महान विभूतियाँ थे और एक सिद्ध पुरुष थे। तो गोत्र एक सामाजिक संरचना भी है जिसने हजारों साल से भारतीय समाज को जेनेटिक रूप से मजबूत बनाए रखा है। गोत्र वो अदृश्य धागा है जो आपको मॉडर्न दुनिया में रहते हुए भी आपकी जड़ों से, आपके पूर्वजों के ज्ञान और आशीर्वाद से जोड़ता है। ये आपका दरअसल स्पिरिचुअल डीएनए है, आध्यात्मिक डीएनए है। अब फैसला आपका है साथियों। क्या आप इसे एक अंधविश्वास मानकर नकार देंगे या अपने पूर्वजों के इस वैज्ञानिक और आध्यात्मिक उपहार का सम्मान करेंगे? और हाँ साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और घंटी के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर अवश्य करें, खासकर उनके साथ जो इस विषय पर गहराई से पकड़ नहीं रखते या इस विषय पर थोड़ा सा भ्रमित है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।